तो हम बात कर रहे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, बोस, आइंस्टाइन, इस तरह की कुछ हम टर्म को स्टडी करेंगे। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को एक न्यू अप्रोच की फॉर्म में हमारे सामने रखा, क्योंकि जो चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स में हम नहीं पढ़ सकते थे वो सारी चीज़ें मैक्सवेल, आइंस्टाइन, बोस और फर्मी डिराक ने इजी बना करके, उनके ग्रुप स्टडी बना करके उसको एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ हमारे पास सेंड कर दिया एक तरीके से। एक्चुअल में ये क्वांटम थ्योरी के साथ लिंक हो जाते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये एडवांस वर्जन है थोड़ा सा, जैसे क्लासिकल है उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ जाते हैं, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पर। अब इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को समझने के लिए हमें इसकी कुछ बेसिक टर्म भी समझनी ज़रूरी है। जैसे कि हम मैकेनिक्स की बात करें तो हम सबसे पहले हम फोर्स को स्टडी करते हैं, स्पीड को स्टडी करते हैं, डिस्टेंस को स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिस्टम की, व्हाट इज ए सिस्टम। इट इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सिस्टम का नाम दे देते हैं। सिस्टम में बी डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिस चीज को भी हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो भी चीज हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेंगे वो सिस्टम बनेगी, और ये सिस्टम हमारा दो टाइप का हो सकता है। सबसे पहला है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसके नाम से डेफिनेशन काफ़ी हद तक इसकी क्लियर है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या फ्यू। सिस्टम विच कंटेन ओनली ए फ्यू पार्टिकल्स, यानी वो सिस्टम जिसके अंदर हम सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे, दैट इज माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। और वो माइक्रोस्कोपिक कौन से हो सकते हैं? एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन, एन एटम, ए मॉलिक्यूल। यहां पर सभी चीजें एक एक हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जितने हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 10⁻³ पार्टिकल्स अगर हों तो दैट सिस्टम इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक। इससे ज़्यादा हो जाएं तो वो माइक्रो नहीं रहेगा फिर। या यूँ कहें जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, उनके फोर्स, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड, उनकी डिस्टेंस इजीली ऑब्जर्व कर सकें, तो मैक्सिमम इस रेंज को हमने 10⁻³ में रखा है। 1 से लेकर के और 1000 तक हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का नाम देते हैं। दूसरा सिस्टम आता है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, द सिस्टम विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए 10⁻23 यानी कि 1 ग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, 1 ग्राम मोल, तो जब सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएं, जैसे 1 ग्राम मोल की बात कर रहे हैं हम, उसमें 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसके अंदर लगभग 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के।
तो ये सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, इसको इजीली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम मैक्रो का नाम दे देते हैं। मैक्रो मतलब ज़्यादा। तो दो सिस्टम है, एक जिसमें सिंगल सिंगल की हम बात कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारे एक साथ कलेक्टिवली लेंगे, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोप। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायल एंड इवेंट। ये कुछ टर्म हम यूज़ कर रहे हैं जिनको हमें पता होना चाहिए कि हैं क्या चीज़ ये। ट्रायल एंड इवेंट्स। द performance of an experiment for collecting data is called trial, and outcomes of the experiment is called event। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं फॉर कलेक्टिंग डाटा, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। सिर्फ ट्रायल है वो। और उस डाटा का क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज आवर इवेंट। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल की बात करें, ये बहुत कुछ जो है, जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो जैसे मान लिया आपके पास एक कॉइन है, उसमें हेड भी आ सकता है और उसमें टेल भी आ सकता है। तो जो परफॉर्मेंस है वो दोनों हो सकती हैं इसकी, हेड और टेल। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज ट्रायल। तो दो ट्रायल हो सकते हैं इसके, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या आया है, अगर हेड आया है तो या टेल आया है, तो इन दोनों में से एक की पॉसिबिलिटी है, दैट इज आवर इवेंट। ठीक है, जो हो सकता है वो ट्रायल और जो एक्चुअल में आ रहा है वो इवेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास जैसे वेल शफल पैक कार्ड्स की बात करें हम, कार्ड्स, ताश के पत्ते 52 होते हैं हमारे पास, हम उसमें से एक को निकालना चाहते हैं, एक को। तो टोटल कितने हमारे पास हैं यहाँ पर? 52 हमारे पास है। ठीक है, तो 52 ट्रायल्स हो सकते हैं, हम 52 टाइम्स उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन हम निकाल रहे हैं एक को, किसी एक को, तो दैट इज आवर इवेंट। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, और वो आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब इवेंट 1 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सभी डाटा कलेक्ट करेंगे हम, दैट इज नोन एज ट्रायल। हेड भी आ सकता है उसमें, टेल भी आ सकता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ रहा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दैट इज नोन एज इवेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। इक्वली likely events। equally likely events, the event are said to be equally likely if none of them occurs in
preference to other। यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी इवेंट इक्वली लाइकली होगा कब, जब नन ऑफ देम अकर्स इन प्रेफरेंस, कि जरूरी नहीं कि हर बार एक ही चीज आए, कुछ भी आ सकता है। जब हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, तो दीज आर इक्वली लाइकली। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर बार हेड आए, ये जरूरी नहीं कि हर बार टेल आए जो आप चाह रहे हैं, तो बोथ आर इक्वली लाइकली हैं। ऐसे ही डाइस की अगर हम बात करें, आप लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होती है, तो उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब आप इसको थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं, दिस ऑल आर इक्वली लाइकली, यानी नन ऑफ देम अकर्स इन प्रेफरेंस। ये जरूर आप जो चाहते हैं, जो आप प्रेफर कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि हो जाए, अपने आप जो होगा दैट इज टू बी इक्वली लाइकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ट्रायल। The possible result of trial which ensure the occurrence of a particular outcome is called फेवरेबल इवेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कुछ मिलती जुलती ही टर्म है सभी के अंदर। अब जब हमने इक्वली लाइकली कहा तो कुछ भी हो सकता था, अब हम फेवरेबल की बात करते हैं। फेवरेबल का मतलब हम चाहते हैं, फेवर करते हैं। किस चीज का फेवर करते हैं? कि हर बार हेड आए, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम किसी भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ किसको काउंट करें? हेड को। तो दीज आर नोन एज फेवरेबल इवेंट्स। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल विच एंश्योर द अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम। पर्टिकुलर मतलब सिर्फ हेड चाहते हैं या सिर्फ हम टेल चाहते हैं, तो वो हमारे फेवरेबल हैं। आए या ना आए वो जरूरी नहीं, सिर्फ हम उनको काउंट करेंगे जो हमारे फेवरेबल हैं, तो दैट इज नोन एज फेवरेबल इवेंट्स। हमने सपोज 10 बार किसी कॉइन को टॉस करा है 10 टाइम्स, और उसमें से 4 बार हेड आया है और 6 बार टेल आया है, तो हमारे फेवरेबल क्या है? दिस वन इज द फेवरेबल इवेंट्स। कितने हैं? 4 हैं। समझ में बात आ रही है ना? तो 10 बार करा तो 4 ही हमारे फेवरेबल हैं। अगर हमारा फेवरेबल टेल होता तो हमारे 6 होते उस टाइम पे। तो जो हम फेवर कर रहे हैं, आए वो कितने ही, चाहे वो एक बार भी ना आता, लेकिन फेवरेबल केसेस या फेवरेबल इवेंट्स उनको कहते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं एक्चुअल में यही हो। वो 1 हो, वो 0 हो, वो सारे हो, कुछ भी हो सकता है उनमें से। ठीक है, नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। If the occurrence of one rules out the simultaneously occurrence of the other। ठीक है,
आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब हम किसी भी, वही एग्जांपल लेते हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हेड एंड टेल एक साथ आ जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल कभी भी। यानी इनमें से सिर्फ एक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट बी अकर साइमल्टेनियसली, कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। वो किसी भी डाइस को थ्रो करेंगे हम, ठीक है, डाइस को, लूडो वाले डाइस को थ्रो करेंगे तो एक ही नंबर कोई आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। कभी भी 1, 2 नहीं आ सकते, 3, 4 नहीं आ सकते, या 2, 3 या कुछ भी नहीं, 2 नंबर एक साथ आ ही नहीं सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही है, इफ द अकरेंस ऑफ 1 रूल्स आउट साइमल्टेनियसली, कि एक ही आए दूसरे की बजाय, तो दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। नाम से ही डेफिनेशन क्लियर है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 does not affect the probability of occurrence other, यानी कहने का मतलब कि एक की प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे, तो दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट। जब हम किसी भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन को टॉस किया हमने, टॉस्ड कॉइन, तो उसमें हेड आ गया, तो टेल तो आ ही नहीं सकता उसमें, तो इसका मतलब टेल उस टाइम इंडिपेंडेंट है वो अपने तरीके से, या उसमें सिर्फ टेल आ सकता है, हेड नहीं आ सकता। एक बार में एक आएगा, ये नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, तो दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, या इसको और दूसरे तरीके से समझो आप, और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपके पास 2 कॉइन है, ठीक है, इसमें हेड आ गया और इसमें क्या आ गया, टेल। ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें हेड आ जाता और इसमें भी क्या आ जाता, हेड। ये पॉसिबिलिटी भी है कि पहले में टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया, या पहले में टेल आ गया, दूसरे में क्या आ गया, हेड। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो फर्स्ट कॉइन है, फर्स्ट कॉइन, उसका सेकंड पर कोई इफेक्ट नहीं है। कि फर्स्ट में अगर हेड आ रहा है तो जरूरी नहीं कि उसमें भी हेड आए, उसमें टेल भी आ सकता है। अगर फर्स्ट में हेड है तो जरूरी नहीं कि उसमें हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। ऐसे ही अगर फर्स्ट में टेल आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें टेल आए, उसमें हेड भी आ सकता है। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉइन आर बोथ आर इंडिपेंडेंट। एक का दूसरे पर कोई लिंक नहीं है। अगर पहले कॉइन में कुछ भी आ रहा है, हेड आ जाए, टेल आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही दूसरे में होगा। तो दिस आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे ये। और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स जब हम 52 कार्ड्स का एक पैक लेते हैं,
52 कार्ड्स हैं इसमें, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग ए किंग और ड्राइंग ए क्वीन। एक किंग को भी ड्रॉइंग किया हमने और क्वीन को भी ड्रॉ किया, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी पहले कार्ड में से किंग को निकाला फिर क्वीन को निकाला, तो पहले की प्रोबेबिलिटी तो क्या आ जाएगी 4/52। 4 होते हैं, 4 में से 52 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमने उसको डाला नहीं वापस। अब कितने रह गए, ये 4 क्वीन है और कार्ड कितने रह गए 51, तो ये चेंज हो गए। यहाँ पर सिस्टम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, ठीक है। हमने बगैर कार्ड को, जैसे हमने क्या किया कि कार्ड 52 कार्ड में से किंग को निकाल लिया, तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/52। 4 किंग होते हैं, 52 कार्ड में से कोई भी आ सकता है। जब हम क्वीन को उसमें से निकाल रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या लिख दी, विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी निकाल लिया है तो कार्ड कितने बच गए 51, तो 51 में इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं वापस किंग को रख देता हूं तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी वही रहती, तो वो इंडिपेंडेंट होता। लेकिन अब विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आ गई बात तो वो डिपेंडेंट बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या है ये चीज़, क्योंकि अभी हमने इसको प्रोबेबिलिटी के साथ ही लिंक कर देना है स्टैटिस्टिकल को। लेकिन ये टर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। एक टर्म और देखते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, all the possible outcomes, all the possible outcomes of an experiment is called sample space, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं वो सारे के सारे आउटकम्स सैंपल स्पेस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं 6 नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 आउटकम्स हैं उसके। ऐसे ही किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, तो 2 आउटकम्स हो सकते हैं उसके, हेड या टेल। तो मैक्सिमम या ऑल द पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, आए या ना आए वो बात नहीं है, कितने आ सकते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस, ठीक है। तो आज के लिए यही इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और थोड़ा सा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आती है देन दे कैन सेंड मी द मैसेज। थैंक यू।